नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कानून से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ हालिया और महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करेंगे, जो आपके और हमारे जीवन से सीधे तौर पर जुड़े हो सकते हैं। ये जजमेंट्स शिक्षा, संपत्ति विवाद, अनुकंपा पर, नौकरी और मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे जैसे विषयों पर हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कानूनी सफर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। पहला केस, एलएलबी की डिग्री अधूरी ग्रेजुएशन पर क्या मिलेगी वकालत करने की इजाजत। आइए सबसे पहले उस केस को समझते हैं, जो कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी सीख है। केस का नाम, इंद्रपाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और अन्य एलपीए नंबर 224 के 225 के 225। इस मामले में याचिकाकर्ता इंद्रपाल सिंह ने जून 2014 में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी बीए की डिग्री पूरी नहीं की थी। उनके बीए तीसरे साल के पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज के पेपर में रीअपियर यानी कंपार्टमेंट थी। उन्होंने अपनी बीए की डिग्री 27 जुलाई 2015 को पूरी की। एलएलबी पूरी करने के बाद जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में खुद को एक वकील के रूप में नामांकित एनरोल करने के लिए आवेदन किया, तो बार काउंसिल ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। बार काउंसिल का कहना था कि एलएलबी कोर्स में दाखिले के समय याचिकाकर्ता ग्रेजुएट नहीं थे, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये गलती कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। एक एलएलबी में प्रवेश के लिए पात्रता। क्या कोई छात्र ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने से पहले 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में प्रवेश ले सकता है? कोर्ट ने पाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 के नियम 5(1) के अनुसार 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में प्रवेश के लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। 2. अवैध प्रवेश पर प्राप्त डिग्री की वैधता। यदि किसी छात्र का प्रवेश ही नियमों के विरुद्ध हुआ हो, तो क्या उस प्रवेश के आधार पर प्राप्त की गई एलएलबी की डिग्री वैध मानी जाएगी? कोर्ट ने माना कि जब प्रवेश की नींव ही अवैध है, तो उस पर बनी डिग्री की इमारत भी अवैध होगी। 3. वकील के रूप में नामांकन। क्या ऐसी डिग्री के आधार पर किसी व्यक्ति को वकील के रूप में नामांकित किया जा सकता है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत केवल एक वैध कानून की डिग्री धारक ही नामांकन का हकदार है। चूंकि याचिकाकर्ता की डिग्री एक अवैध प्रवेश पर आधारित थी, इसलिए उन्हें नामांकित करने से इनकार करना सही था। चौथे, छात्र की अपनी जिम्मेदारी। कोर्ट ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता को अपनी अपात्रता के बारे में पता था और उन्होंने कॉलेज को एक अंडरटेकिंग भी दी थी कि अगर वह ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाए तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाए, इसलिए वह बाद में अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंद्रपाल सिंह की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सिंगल जज और बार काउंसिल के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वकील के रूप में नामांकन के लिए अयोग्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की शिक्षा और कानूनी पेशे के मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अधूरी ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी में लिया गया प्रवेश अवैध है और इस आधार पर मिली डिग्री आपको वकालत करने का अधिकार नहीं देती। दोस्तों, यह फैसला हम सभी के लिए एक सबक है कि किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले उसकी पात्रता की शर्तों को ध्यान से समझना कितना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरा केस, क्या कोर्ट में केस चलने के दौरान नए इश्यू बनवाए जा सकते हैं? अब हम बात करेंगे एक संपत्ति विवाद की, जिसमें कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। केस का नाम, रणजीत कौर और अन्य बनाम अमरदीप और अन्य सीएमपीएमओ नंबर 15, 2023। फैसले की तारीख 24 जुलाई 2025। याचिकाकर्ताओं ने 2014 में एक संपत्ति को लेकर दीवानी मुकदमा सिविल सूट दायर किया था। मामले में कोर्ट ने इश्यू यानी वाद विषय तय कर दिए थे और लगभग सारी गवाही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद 2021 में याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 14
रूल 5 के तहत एक आवेदन दिया और कुछ अतिरिक्त इश्यू बनाने की मांग की। उनका कहना था कि एक महत्वपूर्ण इश्यू गलती से बनने से रह गया है। यह इश्यू इस बारे में था कि प्रतिवादी डिफेंडेंट संपत्ति से 60,000 रुपये प्रति माह का किराया वसूल रहा है और याचिकाकर्ता उस किराए के हिसाब के हकदार हैं। निचली अदालत ने उनका यह आवेदन खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। पहला वाद विषय, इश्यूज का निर्धारण। सिविल मुकदमों में इश्यू का मतलब उन सवालों से है जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं और जिन पर कोर्ट को फैसला देना होता है। ये इश्यू हमेशा पार्टियों की लिखित दलीलों यानी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं। 2. ऑन ऑर्डर 14 रूल सप्ताह सीपीसी। यह नियम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह फैसला सुनाने से पहले किसी भी समय यदि आवश्यक हो तो नए इश्यू बना सकता है या पुराने इश्यू में संशोधन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये इश्यू विवाद के निपटारे के लिए जरूरी होने चाहिए और पार्टियों की दलीलों प्लीडिंग्स से उत्पन्न होने चाहिए। 3. प्लीडिंग्स के बाहर कोई इश्यू नहीं। कानून का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि कोर्ट पार्टियों द्वारा उनकी लिखित दलीलों में कही गई बातों से बाहर जाकर कोई नया केस नहीं बना सकता। जो बात प्लेंट में लिखी ही नहीं गई उस पर इश्यू नहीं बनाया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के रिकॉर्ड को ध्यान से देखा और पाया कि उन्होंने अपने मूल मुकदमे यानी प्लेंट में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि प्रतिवादी संपत्ति से 60,000 रुपये किराया वसूल रहा है और वे उस किराए के हिसाब के हकदार हैं। चूंकि यह बात उनकी मूल दलीलों का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इस पर कोई इश्यू नहीं बनाया जा सकता था। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल सही है और इस याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले से यह साफ होता है कि कोर्ट में आप जो भी राहत मांगना चाहते हैं उसे अपनी शुरुआती लिखित दलीलों में ही स्पष्ट रूप से कहना होता है। आप बाद में एकदम से कोई नई बात नहीं जोड़ सकते। कानून की ऐसी ही बारीक जानकारियों के लिए लीगल पॉइंट देखते रहिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। तीसरा केस, अनुकंपा पर नौकरी। क्या देरी और विवाहित बेटी होना बन सकती है रुकावट? हमारा अगला केस अनुकंपा के आधार पर नौकरी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। एक ऐसा विषय जो कई परिवारों के लिए उम्मीद की किरण होता है। केस का नाम खूबवती बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य एलपीए नंबर 335। याचिकाकर्ता खूबवती की मां, जो एक सरकारी कर्मचारी थीं, का सेवा के दौरान 20 जून 2009 को निधन हो गया। उस समय लागू 1990 की पॉलिसी के अनुसार आश्रित को कर्मचारी की मृत्यु के 3 साल के भीतर अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना होता था। यह समय सीमा 19 जून 2012 को समाप्त हो रही थी। विभाग के अनुसार याचिकाकर्ता ने पहली बार 20 मार्च 2013 को आवेदन किया, जो समय सीमा समाप्त होने के बाद था। इस आधार पर उनका आवेदन विभाग ने बार-बार 2013, 2014, 2016 और 2022 में खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने 2022 में हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसे सिंगल जज ने देरी और समय बाधित होने के आधार पर खारिज कर दिया। यह अपील उसी फैसले के खिलाफ थी। याचिकाकर्ता की एक दलील यह भी थी कि वह एक विवाहित बेटी है और ममता देवी केस में हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार वह नौकरी की हकदार है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। पहली, अनुकंपा पर नियुक्ति का उद्देश्य। कोर्ट ने दोहराया कि अनुकंपा पर नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि यह सामान्य भर्ती नियमों का एक अपवाद है। इसका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारी के निधन से परिवार पर आए तत्काल वित्तीय संकट को दूर करने में मदद करना है। तो पॉलिसी की समय सीमा की अनिवार्यता। कोर्ट ने माना कि पॉलिसी में दी गई 3 साल की समय सीमा अनिवार्य है। जब पॉलिसी में समय सीमा में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो कोर्ट भी ऐसी कोई छूट नहीं दे सकता। 3. देरी और बार-बार प्रतिवेदन, डिले एंड लचीज। याचिकाकर्ता का पहला आवेदन 2013 में खारिज हो गया था। इसके बाद वह सालों तक सिर्फ अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशंस देती रहीं और 2022 में कोर्ट आईं। सुप्रीम कोर्ट के एस राठौर केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बार-बार अभ्यावेदन देने से एक समाप्त हो चुका या बासी दावा स्टेल क्लेम फिर से जीवित नहीं हो जाता। चौथी, विवाहित बेटी का अधिकार। कोर्ट ने माना कि विवाहित बेटी को अनुकंपा पर नौकरी का अधिकार है, जैसा कि ममता देवी केस में तय हुआ है, लेकिन यह अधिकार भी पॉलिसी की अन्य शर्तों के अधीन है,
जिसमें समय पर आवेदन करना सबसे महत्वपूर्ण है। जिन मामलों में आवेदन समय पर थे, सिर्फ विवाहित होने के कारण खारिज हुए, उन्हें राहत मिली। लेकिन इस मामले में खारिज होने का मुख्य कारण देरी थी, न कि विवाहित होना। 5. नई पॉलिसी का प्रभाव। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 2019 की नई पॉलिसी में समय सीमा 4 साल कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि नई पॉलिसी उन मामलों पर लागू नहीं हो सकती जो पुरानी पॉलिसी के तहत पहले ही अंतिम रूप से तय और खारिज किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा अनंत काल तक नहीं चल सकती। कर्मचारी की मृत्यु के 15 साल बाद यह नहीं माना जा सकता कि परिवार अभी भी तत्काल वित्तीय संकट में है। अनुकंपा पर नौकरी का दावा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के बाहर जाकर नहीं किया जा सकता। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो यह फैसला उन्हें सही कदम उठाने में मदद कर सकता है। समय पर कार्रवाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब समय है आज के आखिरी केस का, जो मोटर एक्सीडेंट मुआवजे से जुड़ा है। चौथा केस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा, बीमा कंपनी की दलीलें और कोर्ट का फैसला। यह केस उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो वाहन चलाते हैं या वाहन में सफर करते हैं। केस का नाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम सीता देवी और अन्य FAO MVA नंबर 2014 को एक टाटा इंडिगो कार, जो एक टैक्सी थी, का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 19 वर्षीय अजय और 21 वर्षीय राजू की दुखद मृत्यु हो गई। मृतकों के माता पिता ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल MACT में मुआवजे के लिए याचिका दायर की। MACT ने दोनों मामलों में लगभग 10,97,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी ने 2 मुख्य दलीलें दी। 1. गाड़ी का ड्राइवर ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। 2. गाड़ी में बैठने की क्षमता 5 से ज्यादा लोग 6 सफर कर रहे थे, जो पॉलिसी का उल्लंघन है। कंपनी ने मुआवजे की राशि को भी बहुत ज्यादा बताया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। पहला, ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा। बीमा कंपनी ने कहा कि ड्राइवर के पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस तो था, लेकिन टैक्सी ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए जरूरी एंडोर्समेंट नहीं था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के हालिया फैसले बजाज एलायंस बनाम रंभा देवी का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी ड्राइवर के पास LMV चलाने का लाइसेंस है, तो वह 7500 किलो से कम वजन का ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकता है। उसके लिए अलग से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। इस आधार पर कंपनी की दलील खारिज कर दी गई। 2. ओवरलोडिंग का मुद्दा। गाड़ी में एक व्यक्ति अतिरिक्त था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्वर्ण सिंह केस का हवाला देते हुए कहा कि बीमा कंपनी को केवल उल्लंघन साबित नहीं करना होता, बल्कि यह भी साबित करना होता है कि दुर्घटना उसी उल्लंघन के कारण हुई। इस मामले में यह साबित नहीं हो पाया कि एक अतिरिक्त सवारी के कारण एक्सीडेंट हुआ, इसलिए यह पॉलिसी का ऐसा उल्लंघन नहीं है कि कंपनी को मुआवजे से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। 3. आय का निर्धारण। मृतकों की आय साबित करने के लिए उनके नियोक्ता एम्प्लॉयर ने गवाही दी थी। बीमा कंपनी चाहती थी कि न्यूनतम मजदूरी को आधार माना जाए। कोर्ट ने मोहम्मद सिद्दीकी केस का हवाला देते हुए कहा कि जब नियोक्ता की गवाही विश्वसनीय हो और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में झुठलाया न गया हो, तो न्यूनतम मजदूरी की सैद्धांतिक धारणा के बजाय उस गवाही पर विश्वास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए आय 4,500 रुपये प्रतिमाह मानी। चौथी, मुआवजे की गणना। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रणय सेठी मामले में स्थापित सिद्धांतों के अनुसार मुआवजे की फिर से गणना की, जिसमें भविष्य की संभावनाओं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए 40% की वृद्धि, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50% की कटौती और उचित मल्टीप्लायर 18 का उपयोग शामिल था। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की देनदारी लायबिलिटी से इनकार करने की दलीलों को खारिज कर दिया। हालांकि मुआवजे की राशि की फिर से गणना की गई और इसे 10,97,000 रुपये से घटाकर 7,90,400 रुपये कर दिया गया। ब्याज दर को भी 7.5% से घटाकर 6% कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कुछ महत्वपूर्ण कानूनी चर्चाएं। उम्मीद है कि इन मामलों के विश्लेषण से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। कानून की दुनिया जटिल है, लेकिन सही जानकारी हमें सशक्त बनाती है। लीगल पॉइंट पर हमारा यही प्रयास है कि हम कानून को आप तक सरल भाषा में पहुंचाएं।
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में हमें बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प कानूनी मामलों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।